हेलो फ्रेंड्स, तो आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे मेंस टेस्ट सीरीज में जो पेपर हुआ था मैथ्स रीजनिंग का, जिसे हम कहते हैं योग्यता परीक्षण, तार्किक योग्यता एवं बुद्धिमत्ता परीक्षण, अर्थात पेपर 4 पार्ट 2 का जो हिस्सा है। ये जो है पिछले संडे आपका ये टेस्ट हुआ था, उस टेस्ट का जो सॉल्यूशन वीडियो है वो आज हम लोग लेकर के आए आपके लिए। चलिए देखते हैं किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे टेस्ट में और उनको आपको किस प्रकार से हल करना था। ठीक है, इसका जो पीडीएफ है, ध्यान रखेंगे, इसका जो पीडीएफ है वो आपको जो है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो आप साथ साथ ये तो सॉल्व कर सकते हो, या जिसके पास ये क्वेश्चन पेपर है ही नहीं वो जो है बाद में पीडीएफ जो है निकाल लीजिएगा। ठीक है, मेंस में जो है हम इससे ठीक पहले जो है एक वीडियो वैसे आया था पीएससी 2024 का पेपर सॉल्यूशन वीडियो है ना मैथ्स का, उसको भी जा करके देखिएगा। ये 2-3 वीडियो देख करके आपको ये जरूर समझ में आ जाएगा कि मैथ्स में हमें लिखना क्या चाहिए। साधारणतः मैथ्स रीजनिंग जो है क्या हम शॉर्टकट मेथड से बनाने को ज्यादा सीख चुके होते हैं, तो मेंस में कैसे कैसे लिखना होता है ये ज्यादा जरूरी है ध्यान में रखना। चलिए भाई, तो देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है हमारे पास में कि ये जो श्रृंखला दी गई है, श्रृंखला दी गई है 4, 10, 28, 82, 244 और 740, इनमें से जिस संख्या को छोड़कर सभी संख्याएं एक निश्चित नियम के अनुसार लिखी गई हैं वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपका सीरीज प्रकार का क्वेश्चन है ये। तो देखते हैं हम लोग, हमारे पास में 4 है, 10 है, 28 है, 82 है, 244 है और 740 है। यदि थोड़ा सा आप समय लगाओ इसमें तो ये आपको देखने लग जाएगा। जैसे अगर हम लोग कर लेते हैं क्या, यहाँ पर प्रश्नानुसार अगर हम लोग देखें, यदि मैं करता हूं 4 × 2 और उसके बाद में कर लेता हूं क्या इसमें मैं +2, तो ये हो गया क्या हमारे पास में 8। लेकिन अगर मैं करूंगा 10 × 2 तब तो नहीं बनेगा, गड़बड़ हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। चलिए कुछ और सोचते हैं। यदि मैं कर लेता हूं 4 × 3 और -2 करता हूं तो क्या आएगा, 4 × 12 और 2 गया तो आ गया कितना हमारा 10। इसी प्रकार यदि मैं 10 में 3 का गुणा कर देता हूं तो हो गया कितना 30 और 2 घटा दूं तो हो जाएगा कितना हमारा 28। ठीक है, 10 में से 3 हमने गुणा किया 30 और माइनस किए तो कितना आ गया 28। इसी प्रकार यदि हम कर लेते हैं क्या 28 × 3 और उसमें करेंगे -2 तो कितना हो जाएगा हमारा 8 × 24, 3 दूनी 6 और 2 8, 84 -2 हम लोग करेंगे, आ गया हमारा 82। तो 4 के बाद 10 सही है, 28 सही है, 82 भी सही है। अगर हम लोग 82 में मल्टीप्लाई कर देते हैं किसका, 3 का, सेम पैटर्न में चलते हैं और -2 करते हैं तो कितना आएगा, तो ये हो गया 3 दूनी 6 और 8 × 24, 246 में से 2 गया तो 244। सीधी सीधी बात यही आ रहा है 244। अगर हम लोग कर लेते हैं फिर से अगला स्टेप हम लोग लेंगे कि 244 में यदि हम लोग करते हैं क्या 3 का मल्टीप्लीकेशन और -2 से करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 × 12 और 1 आ गया, 4 × 12 और 1 13, यहां पर आ जाएगा हमारा क्या 4 × 12 और 4 × 12 और 1 13, फिर हो जाएगा कितना हमारे पास 3 दूनी 6 और 1 7, 732 -2 मतलब कि ये हो जाना चाहिए हमारा 730। क्या आना चाहिए था 730। इसी को जो है आप अंडरलाइन करेंगे, यहां होना चाहिए था 730 लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या हमारा 740। इसलिए इस पूरे इसमें से आप देख पाएंगे कि निश्चित नियम के इस श्रृंखला में 740 अलग है, 740 अलग है, ये लिख करके आप बता देंगे। अतः अभीष्ट उत्तर 740
है। यही है वो वांछित संख्या, वो अभीष्ट उत्तर जो हमको ढूंढना था। बाकी सबके सब एक पैटर्न में है। ठीक है, क्या है पैटर्न? x इंटू 3 माइनस 2 इस पैटर्न में है। इस तरीके से आपको इसको लिखना है। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो है क्या है, ये 740 को बहुत आसानी से जल्दी से सोच करके हाईलाइट कर सकते हैं, लेकिन ये प्री का क्वेश्चन नहीं है, ये व्यापम का क्वेश्चन नहीं है, ये है पीएससी मेंस का। तो यहां आपको एक एक जो है एक एक बात लिखनी होगी और अंत में बताना होगा कि अभीष्ट उत्तर 740 है। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारे 2 नंबर का कि x का वैल्यू यदि है 3 माइनस 2 रूट 2, तो x प्लस 1 अपॉन x का वैल्यू फाइंड आउट करना है हमको। सीधे सीधे हम लोग लिखना चालू करते हैं कि यदि हमारे पास में दिया हुआ है भैया क्या, x प्लस 1 अपॉन x, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं भाई x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टोटल का x। अब यहां पर हम लोग क्या रख देते हैं भाई, मान रख देते हैं। क्या मान दिया हुआ है कि दिया गया है हमारे पास में, दिया गया है क्या दिया गया भाई, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 रूट 2। और चूंकि ये दिया गया है तो अतः हम लोग लिख देंगे, अतः हम यहां पर लिखेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन हो जाएगा हमारे पास में 3 माइनस 2 रूट 2। अब यहां से इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करें तो क्या दिखेगा हमारे पास में, देखिएगा कि 3 माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? वैसे हम चूंकि ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं तो हम लोग यहां पर लिख देते हैं सूत्र a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से। इस सूत्र का प्रयोग करके हम लिख देंगे, फिर से ज्यादा नहीं लिखेंगे, अतः करके ही लिख दो, बहुत थ्योरी लिख भी सकते हो लेकिन ठीक है। हम लिख सकते हैं यहां पर a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर हो गया 9, फिर b मतलब 2 रूट 2, तो 2 का हो गया 4 और रूट 2 का हो गया 2, 4 दूनी 8, फिर आ जाएगा क्या माइनस 2ab मतलब हो गया कितना हमारा 2ab, a हो गया 3 दूनी 6 और ये हो गया क्या 6 दूनी 12। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे कितना हमारे पास में आ जाएगा 12 रूट 2 अपॉन में लिख देंगे। अच्छा इसके अलावा प्लस क्या है हमारे पास में यहां पर 1 और अपॉन में लिख देंगे हम लोग क्या 3 माइनस 2 रूट 2। यहां से हम लोग इसको लिख सकते हैं, किस रूप में लिख सकते हैं भाई, ये हो जाएगा हमारा 9 9 18 माइनस 12 और ये हो गया हमारा 3 माइनस 2 रूट 2। ठीक है, 9 और 8 हो गया हमारा 17, 17 और 1 18 और 18 में से हमने किया क्या माइनस 12 रूट 2, नीचे का सेम का सेम। अब यहां से देख करके हमको ये समझ में आ रहा है भाई कि हम चाहें तो यहां से 6 को कॉमन निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे भाई, 6 को अगर इसमें से कॉमन निकालेंगे तो अंदर में बचेगा 3 माइनस 2 रूट 2 और अपॉन में बचेगा 3 माइनस 2 रूट 2। कुल मिलाकर के ऊपर और नीचे से ये 3 माइनस 2 रूट 2 है, ऊपर और नीचे ये दोनों हो जाएंगे क्या क्रॉस और बचेगा क्या हमारे पास में ओनली 6। यही 6 क्या है हमारा अभीष्ट उत्तर। तो यहां पर जो है आप लिख देंगे क्या अभीष्ट उत्तर। इसको सॉल्व करने से क्या आ जाएगा हमारे पास में अभीष्ट उत्तर क्या हो गया हमारे पास 6। ठीक है बात। तो यहां पर बेसिकली आपको ये a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला याद रहना चाहिए था, बाकी फिर कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है बात। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोला गया है नीचे दी गई आकृति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या ज्ञात करना है तो इसके लिए हमको थोड़ा सा रिलेशन समझना पड़ेगा कि किसके साथ क्या रिलेशन बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, चलो देखने की कोशिश करते हैं क्या कुछ है। तो अगर मैं कहता हूं कि आकृति 1 में हम लोग देखें तो 8 गुणा 7, 7 8 56, 56 में यदि 4 दूनी 8 को घटा देते हैं, 4 दूनी 8 बराबर 7 8 कितना हो गया हमारा
56 और ऋण में कर देंगे 4 दूनी 8, 56 में से 8 गया, कितना आ गया हमारे पास में भाई, ये आ गया हमारा 48, जो कि बीच में लिखी संख्या है। अगर देखते हैं इसमें भी वही लागू होता है कि नहीं, 12 गुणा 4 ऋण 4 दूनी 8, तो ये हो गया 12 चौक 48 और 4 दूनी 8, तो आगे कितना हमारा 40। तो बिल्कुल ये 40 भी यहां पर सही है। ये है क्या हमारे आकृति 2 में, आकृति 2 में भी ये सूत्र लागू हो गया। अब इसी अनुसार अगर हम लोग देखते हैं तो आकृति 3 के लिए आसानी से हम लोग आंसर ले आएंगे आकृति 3 में, ठीक है। ये जो है इसलिए या तो आकृति 3 में करके आप लिखोगे, क्या लिखोगे भाई, 6 × 9 माइनस 4 × 1, क्या हो जाएगा भाई हमारे पास में, तो हम यहां पर बोल देंगे क्या हो गया हमारे पास में, ये यहां पर हम लोग लिख देंगे 9 छक्के 54 और माइनस लिख देंगे हम लोग 4, लिख देंगे यहां पर आंसर आ जाएगा कितना, 50। ये आ गया क्या हमारा 50। तो इस प्रकार ये जो है क्वेश्चन मार्क यहां जो लगा है उसमें क्या आएगा भाई 50, तो हम लोग लिख देंगे अतः अभीष्ट उत्तर 50 है, अतः अभीष्ट उत्तर 50 है। ठीक है बात, आसान प्रश्न है, 2 नंबर के लिए कोई कठिन प्रश्न नहीं है। यहाँ पर एक बार आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए। देखो यहाँ पर टाइम ज्यादा खपत हो सकता है, ठीक है, तो मैथ्स के पेपर में जो है जितना जल्दी आप फास्ट जो है अगर अपना थिंकिंग लेवल बढ़ा रहे हो उतना अच्छा है। आइए 2 नंबर का चौथा प्रश्न देखते हैं हम लोग कि 13 कुर्सियों तथा 5 मेजों का कुल मूल्य 8,280 रुपए है। यदि प्रत्येक मेज का औसत मूल्य 1227 रुपए हो तो प्रत्येक कुर्सी का औसत मूल्य ज्ञात करें। क्या बोला है भाई कि 13 कुर्सी और 5 मेज का कुल मूल्य दिया हुआ है 8,280, प्रत्येक मेज का औसत मूल्य बोल रहा है कितना है 1,227। प्रत्येक मेज का औसत मूल्य अगर दिया है तो क्या हम 5 मेज का कुल मूल्य निकाल पाएंगे? समझिए क्या क्या स्टेप करेंगे हम लोग कि यहां पर हम कहेंगे सीधे प्रश्नानुसार हम लिख सकते हैं कि 5 मेजों 13 कुर्सी और 5 मेजों का कुल मूल्य इतना दिया है, प्रत्येक मेज का औसत मूल्य दिया हुआ है कितना 1227। प्रश्नानुसार प्रत्येक मेज का औसत मूल्य कितना दिया हुआ है भाई 1227 रुपए। तो हम लिखेंगे अतः 5 मेजों का कुल मूल्य, 5 मेजों का कुल मूल्य कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भाई 1227 गुणा 5। 1227 गुणा 5 कितना आ जाएगा भाई हमारे पास में? 5 सत्ते हो गया कितना 35, फिर 5 दूनी 10, 3 13, 5 दूनी 10 और ये हो गया 11, फिर हो गया कितना हमारे पास में 6,135 रुपए। कितने का हो गया ये? 6,135 रुपए का। फिर अगर 6,135 रुपए का क्या है हमारे पास में 5 मेज हैं तो 13 कुर्सी कितने में आएंगे? फिर हम लिख सकते हैं अतः 13 कुर्सियों का कुल मूल्य, 13 कुर्सी का कुल मूल्य हम लोग क्या निकाल सकते हैं भाई? तो 13 कुर्सियों का कुल मूल्य हो जाएगा जो टोटल पैसा लगा है कितना 8,280, उसमें से ये 5 मेज के मूल्य को हटा देते हैं हम लोग, इसको माइनस करेंगे तो 8,280 में से हम लोग माइनस कर दिए 6,135। जब ये माइनस किए तो कितना आ गया हमारे पास में? ये बच गया हमारे पास में 5, फिर आ गया कितना भाई हमारे पास में 4, ये आ गया 1 और ये आ गया कितना 2, 2,145 रुपए। 2,145 रुपए किसका मूल्य है? 13 कुर्सियों का। पूछा क्या है हमको? हमें पूछ रहा है प्रत्येक कुर्सी का औसत मूल्य ज्ञात करें। तो हम लिख देंगे कि इस प्रकार
इस प्रकार प्रत्येक कुर्सी का औसत मूल्य, प्रत्येक कुर्सी का औसत मूल्य क्या लिख सकते हैं हम लोग? तो भाई जो हमारा आया हुआ है 2145, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे? 13 से। 13 से इसको भाग देंगे, और 13 से जब हम इसको भाग देंगे तो यहां पर जो है 13 से भाग देंगे, क्या हो जाएगा हमारा? 13 एक कम हो गया, 13 बच जाएगा 8 हो गया, कितना ये 84, 84 हो गया। तो हम लिखेंगे 13 छक्के 78, 78 किए बच गया कितना? 6, तो आ गया अपना 13 पंजे 65। मतलब कि प्रत्येक कुर्सी का जो मूल्य है वो कितना हो गया हमारा? 165। यहां पर हम लिख देंगे अतः प्रत्येक कुर्सी का औसत मूल्य 165 रुपए है। कितना है भाई? 165 रुपए है। ये हमारा अभिष्ट उत्तर हो गया 165। ठीक है बात, ये बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। 165 जो है आंसर अपना आ गया है। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप ऐसे लिखेंगे, आपको पूरे अंक जो है इसमें मिलेंगे। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग। पांचवा प्रश्न क्या बोला गया है? तो पांचवें प्रश्न में कहा गया कि यदि a प्लस बी बराबर है 2b और 1/b प्लस 1/d इज इक्वल टू है 2/c, तो सिद्ध कीजिए कि a अनुपात b समानुपात c अनुपात d। ठीक है, ऐसे सिद्ध करने वाले प्रश्न में हम लोग को देखना है कि कैसे हम लोग जो है इसको a/b इज इक्वल टू c/d के फॉर्म में ले आए, है ना। a/b इज इक्वल टू c/d के फॉर्म में लेकर के आना है। तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि इसको मल्टीप्लाई कर दे हम लोग और 2b की जगह a प्लस c लेकर के चले आए, लेकिन उससे आसान तरीका यहां पर दिख रहा है। देखो, यदि मैं क्या करूं, यदि मैं लिखता हूं कि प्रश्नानुसार मैं लिख देता हूं कि a प्लस c इज इक्वल टू 2b दिया हुआ है। अगर मैं b को इधर क्या कर दूंगा भाई, बटे में ले आता हूं, तो a/b प्लस c/b इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? 2। कितना हो गया ये? 2। ठीक है बात, ये हो गया हमारे इक्वेशन 1। एवं दूसरा क्या दिया हुआ है भाई हमारे पास में? 1/b प्लस, यहां पर लिख देते हैं हम लोग 1/b प्लस 1/d इज इक्वल टू दिया हुआ है 2/c। इसको मैं लिख सकता हूं भाई, इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं, c को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो c/b प्लस c/d इज इक्वल टू 2। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को हम लोग किसके बराबर कर दिए भाई? 2 के बराबर में ला करके खड़ा कर दिए। अब ये भी 2 के बराबर है और ये वाले भी 2 के बराबर है, इसलिए दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। अतः हम लिख सकते हैं भाई, यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या कि मैं लिखूंगा a/b प्लस c/b इज इक्वल टू c/b प्लस c/d। अब यहां से आप देख सकते हो c/b दोनों तरफ है, दोनों कर दिया हमने क्रॉस। तो क्या हो गया भाई हमारे पास में? यहां से हमारे पास आ गया कि a/b इज इक्वल टू c/d। और इसी को हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं क्या कि a रेशियो b c रेशियो d। ये हो गया क्या? यहां पर लिख देंगे अतः सिद्ध। ठीक है भाई, यही तो सिद्ध करने के लिए बोला गया था। a रेशियो b है ना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है ये हम लोग प्रोपोर्शनल और वो जो है हम लोग समानुपात करके क्या हो गया? c अनुपात d। ठीक है, a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, यही हम लोग को करना था। तो ये इक्वेशन आसानी से सॉल्व कर लिए हम लोग। चलो भाई अगला देखते हैं हम लोग। 52 पत्तों के ताश से यादृच्छिक रूप से एक पत्ता निकाला गया, इसके लाल बादशाह होने की क्या प्रायिकता है? ये प्रायिकता के सबसे आसान प्रश्नों में से एक है, सबसे आसान। सबसे पहले तो हम ये लिख लेंगे क्या कि प्रश्नानुसार जो है हमारे वांछित, यहां पर
प्रायिकता का सूत्र क्या होता है भाई? प्रायिकता का सूत्र होता है, प्रायिकता बराबर होता है, क्या होता है हमारे पास में? वांछित संभावनाओं की संख्या, ठीक है, कि जो चाहा गया रिजल्ट है वो कितना है, अपॉन कुल संभावनाओं की संख्या, कुल संभावनाओं की संख्या, वांछित संभावनाओं की संख्या बटे कुल संभावनाओं की संख्या। अब यहां पर हम लोग इस वैल्यू को रख करके देखते हैं, बताइए वांछित संभावनाओं की संख्या क्या है। तो हम बोलेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या दिया गया है भाई? प्रश्न में दिया गया है, प्रश्नानुसार बोला गया क्या? लाल बादशाह। लाल रंग के कितने बादशाह होते हैं? तो लाल रंग मतलब कि दो बात चलेगी यहां पर, एक तो क्या है भाई? हार्ट है ना, लाल पान, दिल, और दूसरा क्या? ईंट। तो लाल पान और ईंट दोनों का मिला करके हम लोग बोलेंगे क्या इसका? लाल बादशाह कितना हो गया हमारे पास में? 2, ठीक है। और कुल पत्ते कितने हमारे पास? कुल हमारे पास में, अच्छा 52 पत्ते बोल भी दिया है, तो हम लोग सीधे कुल पत्ते लिख देंगे कितना हमारे पास में? 52, ठीक है। बात देख करके बनाना भाई, कई बार जो है क्या है भाई, यहां से स्पेशली हटा दिया जाता है, बोल देंगे कि सिर्फ यदि वहां पर लाल पान है तब कितना होगा लाल बादशाह होने का। तो यहां पर स्पेशली बोला है 52 पत्तों के ताश से, और हम लोग अगर निकाल रहे हैं तो कुल पत्ते 52 हैं और लाल बादशाह कितने हैं? 2 हैं। तो इसलिए जो है हमारी प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो यहां पर जो दिख रहा है हमें, हमारी प्रायिकता इसके अनुसार हो गई कितनी भाई? ये हो गया 2/52, जिसको क्या आप लिख सकते हो क्या? 1/26 के रूप में भी। यही है क्या हमारा अभीष्ट उत्तर। तो हमारी प्रायिकता कितनी हो गई भाई? अभीष्ट उत्तर ये लो भाई, ये 1/26, ठीक है बात, ये लीजिए। तो इस तरीके से आप लिखेंगे यहां पर कि लाल बादशाह होने की प्रायिकता कितनी हो गई भाई? 1/26। अगर सिर्फ लाल पान का बोलता, सिर्फ ईंट का बोलता, ऐसा कुछ अगर किया रहता, तब हम लोग क्या करते? उसको 1/52 लिखते हैं, लेकिन लाल रंग के तो 2 हो गए हमारे पास। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग। 4 नंबर का प्रश्न है हमारे पास कि फलों की 3 टोकरियां हैं, ठीक है। 4 नंबर, अब हमारे पास स्पेस ज्यादा है, ठीक है, लेकिन समझने के लिए पहले ऐसा पढ़ करके देखते हैं। देखो कि फलों की 3 टोकरियां हैं, पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से दुगने फल है, तीसरी टोकरी में पहली टोकरी के 3/4 फल है, सभी टोकरियों के फलों का औसत 30 है, तो पहली टोकरी में कितने फल हैं? जिस हिसाब से प्रश्न दिया गया है कि पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से दुगने फल हैं और तीसरी टोकरी में पहली टोकरी के 3/4 फल हैं, तो यहां पर हम लोग को लिख लेना चाहिए जैसा कि प्रश्न में दिया गया है। क्या बोलेंगे हम लोग? प्रश्नानुसार माना कि, प्रश्न में जैसे कंडीशंस दिए हुए उसके अनुसार हम लोग मान लेते हैं, माना कि दूसरी टोकरी में फल मान लेते हैं हम लोग कितने हैं? x। दूसरी टोकरी का x माना है, क्यों? क्योंकि पहली टोकरी में दूसरी से दुगना है, ऐसा है ना, तो हम लोग दूसरी टोकरी में x मान लिए, इसलिए पहली टोकरी में कितने हो जाएंगे भाई? तो पहली टोकरी में हो जाएंगे हमारे पास 2x। बोला है पहली टोकरी में दूसरी से दुगने फल है, और तीसरी टोकरी में कितने हो जाएंगे? तीसरी टोकरी में हम लोग लिखेंगे यहां पर, तीसरी टोकरी में हो जाएंगे, तीसरी टोकरी में पहली टोकरी के 3/4, तो 2x इंटू 3/4 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं इसको हटा करके 3x/2। ये लो भाई, ठीक है, 2 दूनी 4 वो कट गया, तो 3x/2। अब बोला है सभी टोकरियों के फलों का औसत 30 है, ठीक है। इनका औसत कितना दिया है भैया? 30। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि प्रश्नानुसार इन तीनों को जोड़ के 3 से अगर हम लोग डिवाइड करें, कहने का मतलब अगर मैं लिखता हूं 2x प्लस x प्लस 3x/2 और इनका एवरेज बोला, मतलब बाई 3 इज इक्वल टू बोला है कितना? 30।
अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा? तो ऐसा करते हैं, ये इसको नीचे ले आएंगे, ये बटा 2 है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा क्या 4x, और ये हो जाएगा हमारा 2x, और ये हो जाएगा हमारा 3x। अगर मैं ऐसा करूं, मैं सॉर्ट कर रहा हूं, बिल्कुल समझ लीजिएगा, 2 को जो है 2 दूनी 4, 2 और ये हो गया 2x, ये 3x वैसा ही, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 तिया 18, सीधे सीधे। तो हो जाएगा कितना हमारा x का वैल्यू कितना आ गया, 4 2 6 3 9, 180/9, मतलब ये हो जाएगा कितना हमारे पास में 9 दूनी 18। x का वैल्यू आया भाई हमारे पास में कितना 20। जब x का वैल्यू 20 आया, लेकिन इसमें बोला पहली टोकरी में कितने फल हैं, तो आप बताओगे अतः पहली टोकरी में हम लिखेंगे फल बराबर 2x, अतः 2 गुणा 20 बराबर 40 फल। पहली टोकरी में फल कितने हैं भाई? 40 फल हैं। अच्छा, मैं बीच में भूल गया था कि 4 नंबर वाला, मैं 2 नंबर के माइंडसेट से बना रहा था, शॉर्ट कर दिया था यहाँ पर। आप चाहो इसको जो है बकायदा स्टेप बाय स्टेप लिखना, ठीक है? ये 2 का गुणा 3 के साथ, 2 का गुणा इसके साथ, ये 2-3 स्टेप बीच में बढ़ा लीजिएगा, आंसर आपका यही आना है, ठीक है? बात मैं शॉर्ट कर दिया था, जगह कम होगा सोच करके, लेकिन आपके पास में पर्याप्त स्पेस है, ठीक है? ये जो है आप देखोगे नीचे में भी 1-2 लाइन जो है बच रहा है ना, तो पूरा भर भर के आप लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आराम से आप इसको लिख सकते हो। चलिए भाई अगले प्रश्न की ओर जाते हैं हम लोग। बोला गया है निखिलम नवत्सरम दस्ता विधि से 97 into 98 का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपली इसके अलग अलग स्टेप वाइज हम लोग लिखेंगे। ये वैदिक गणित में जो है आप जानते हो इसको। हम क्या करेंगे भाई, तो सबसे पहले तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि इसका आधार क्या है। आधार क्या है भाई इसका, तो यहां पर हम लोग लिखना चालू करेंगे क्या, आधार हमने डिसाइड कर लिया। 97 98 किसके करीब है, तो 100 के करीब है। हम लिख दिए यहां पर आधार क्या है 100। आधार अगर 100 है तो विचलन क्या होगा, विचलन हम लोग लिखेंगे सीधे सीधे यहां पर 97 का विचलन हो जाएगा -3 और हमारे 98 का विचलन हो जाएगा कितना -2। चलो भाई हमको विचलन भी पता चल गया, ये हमने लिख दिया क्या, ये हो गए हमारे विचलन। अगर ये विचलन है हमको पता चल गया, तो फिर हमको पता है नियम क्या कहता है भाई कि हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा ये विचलनों का गुणन, ठीक है? तो विचलन का गुणा हम लोग करेंगे, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहां पर -3 into -2, ठीक है? विचलन का गुणन हम लोग करेंगे तो क्या आ गया हमारे पास में 6 आ गया। क्या आ गया 6। लेकिन ध्यान रहे चूंकि हमारे पास में आधार कितना है 100, इसलिए हम लोग यहां 6 नहीं लिख सकते, हमें लिखना होगा 06। क्यों हम लोग लिखे, यहां पर हम लोग लिख देंगे विचलनों का गुणा, और उसके बाद हम लोग यहां लिख देंगे क्या, चूंकि आधार 100 है। तो आधार 10 रहता तो हम लोग 6 ही लिखते, लेकिन आधार क्या है भैया 100 है, तो इसको 06 लिखना पड़ेगा। दूसरी तरफ इस तरफ हम लोगों को क्या करना होता है, तो आप जानते हैं या तो 97 -2 करो या 98 -3 करो, और दोनों का ही उत्तर क्या होगा, मतलब यहां पर हम लोग लिख देंगे क्या, तिर्यक योग, ठीक है? तिर्यक योग से, तो तिर्यक योग से हमको क्या मिला, दोनों का आंसर सेम ही आता है, हम जानते हैं क्या आएगा भाई 95, इसलिए हम लोग लिख दिए क्या यहां पर 95। अतः गुणनफल है, अतः गुणनफल करके हम लोग लिख देंगे, गुणनफल कितना हो गया भाई हमारा 9506। यही था क्या अभिष्ट उत्तर। तो इसको इस तरीके से आपको लिखना रहेगा, पहले आप आधार लिख करके बताओगे, फिर आप विचलन लिख करके बताओगे, फिर विचलनों का गुणा करोगे एक तरफ, दूसरी तरफ आप जो है क्या है भाई ये तिर्यक योग करोगे, और तिर्यक योग से जो आएगा, बिल्कुल जो गलती होती है ना वो यहां पर हो जाती है, कई बार आधार 6 लेकर के ही चल गए और आधार 100 है तो उसको 06 करे करके नहीं सोच पाए, तब गलती होती है। बाकी आंसर इसमें हमेशा सही आ जाता है। 9506 जो है यही है क्या अभिष्ट उत्तर, यही है क्या हमारा अभिष्ट उत्तर, क्या हमारा 9506। चलो भाई इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न जो है
चलो, तो इसमें भी नीचे जगह खाली रहेगा। खैर, हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो बोला गया है कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं, बी तथा सी मिलकर 15 दिनों में, सी तथा ए मिलकर 20 दिनों में पूरा करते हैं। तो ए, बी तथा सी तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? मतलब कार्य जो है वो कांस्टेंट है ना। ए और बी का कार्य, बी और सी का कार्य, सी और ए का कार्य, कार्य तीनों का कांस्टेंट है। अगर तीनों के कार्य कांस्टेंट, तीनों को हम लोग बता सकते हैं। हम लिख सकते हैं क्या यहां पर कि प्रश्नानुसार, यहां लिख देते हैं हम लोग, प्रश्नानुसार ए प्लस बी का कार्य बराबर है बी प्लस सी के कार्य के, जो कि बराबर है सी प्लस ए के कार्य से। तीनों के कार्य जो है वो बराबर है। अब तीनों के कार्य बराबर है, ध्यान से समझिएगा। कार्य क्या होता है? कार्य होता है इनकी एफिशिएंसी इनटू इनका नंबर ऑफ डेज। तो इसलिए हम लोग जो है बिल्कुल यहां पर देख सकते हैं कि एफिशिएंसी और इनको देखते हुए हम लिखेंगे ए प्लस बी का एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा भाई? अगर इनके एक दिन के कार्य को देखें तो ये हो जाएगा 1/12। ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग देखना चाहें यहां पर B प्लस C का एक दिन का कार्य, तो इनके एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा भाई? जैसा कि दिया गया है हमारा, क्या हो जाएगा? 1/15। और हम लोग देखेंगे C प्लस A का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य, तो इनके एक दिन का कार्य हम लोग लिख सकते हैं ये भाई 1/20। चलो, तो इनका जो है a प्लस बी का, b प्लस सी का और c प्लस ए का एक एक दिन का कार्य तो हमको मिल गया। और जब इनके एक एक दिन का कार्य मिल गया तब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई? हम लिख सकते हैं कि यदि हम लोग इनके एफिशिएंसीज को अगर जोड़ दें तो वो इनके बराबर हो जाएगा। क्या यहां पर अगर इन तीनों को हम लोग जोड़ दें तो हम लिख सकते हैं यहां पर कि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/c प्लस 1/a will be equal to 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20। ये हम लोग लिख सकते हैं। और अगर हमने ऐसा लिखा तब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग कि ये देखो 1/a 1/b, इधर भी 1/b, इधर भी 1/ac। हम लोग टोटल इसको लिख सकते हैं क्या? 2 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। देखो a, b और c तीनों को मिलाकर के ही पूछा था ना, तो इसलिए हमने ऐसा किया। अब अगर ऐसा हम लोग लिखते हैं तो क्या मिलेगा हमें? 12, 15 और 20। तो 20 के पहाड़ में क्या कॉमन आ जाएगा? 20 या 60, 15 चौक 60, 12 पंजे 60। इसलिए हम लोग लिख देंगे इनका एलसीएम हो जाएगा 60, 12 पंजे 15 चौक और 20 तिया। मतलब हम लोग लिख सकते हैं यहां पर, ये हो गया हमारे पास में क्या? 4 3 7 5 12/60, 12/60। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c विल बी इक्वल टू, ये हो गया क्या हमारे पास में? 12/60 गुणा 2, जिसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा भाई? 2 छक्के 12, फिर ये हो गया 1/10। इसलिए हम यहां पर लिख सकते हैं क्या? अतः a, b एवं c को कुल 10 दिन लगेंगे, कुल 10 दिन लगेंगे। ये हम लोग लिख देंगे क्या? यही हमारा
अभिष्ट उत्तर। क्या है अभिष्ट उत्तर हमारा? 10 दिन। आप इसको और स्टेप में लिख सकते हो, एक दो लाइन अभी नीचे और बाकी है तो उसके अनुसार आप लिख सकते हैं। ठीक है बात। तो इस तरीके के प्रश्न को पहले एफिशिएंसी में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद इसको बनाना होता है। तो एफिशिएंसी हमने निकाल दिया था 1/12, 1/15, 1/20 और इसलिए वो आ गया कितना 1/10। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि कुल कितने दिन लगेंगे भाई हमारे? 10 दिन लगेंगे। चलिए भाई अगले प्रश्न की ओर जाते हैं हम लोग। तो अब अगला प्रश्न है हमारे 8 नंबर का है और 8 नंबर के जो प्रश्न है देखिए इसके लिए स्पेस हमारे पास में पर्याप्त रहता है इधर। ठीक है, हमारे पास जो प्रश्न पूछा गया है ये जो है ध्यान दीजिएगा कि 2 है ए बी, मैं यहीं पर बना करके हटा बनाऊंगा, आपके पास पर्याप्त स्पेस रहता है। ठीक है, आप नीचे तक लाइन से लिखते रहना। तो देखते हैं कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 4% एक अनाथालय को दान कर देता है तथा शेष आय का 10% बैंक में जमा कर देता है। यदि उसके पास 10,800 रुपए बचे हों तो उसकी मासिक आय कितनी है? मासिक आय उस व्यक्ति की हमको पता करनी है। जैसा ऐसा बोला है हम उस हिसाब से इक्वेशन लिखेंगे भाई। ठीक है, चल तो जैसा कि बोला गया है हम क्या करते हैं कि जो बोला गया प्रतिशत, ये सब क्वेश्चन में जैसा बोला गया मानते चले जाओ, है ना, कि ये जो है अपना जो है अनाथालय में दान करता है। माना कि व्यक्ति की कुल आय, माना कि व्यक्ति की कुल आय कितनी व्यक्ति की? हम मान लेते हैं x रुपए। ठीक है, तो पहले वो क्या करता है भाई, उसका 4% जो है वो अनाथालय में दान करता है। इसलिए अनाथालय में दान कितना प्रतिशत दान किया? 4%। x का 4% अर्थात ये हम लिखेंगे x/25। इतना रुपए उसने क्या कर दिया भाई? दान कर दिया। अब बचे हुए पैसे में से वो क्या करता है भाई? 10% को बैंक में जमा करता है। इसलिए बैंक में जमा राशि, बैंक में कितनी राशि जमा कर पाता है वो? तो वो करेगा बचे हुए पैसे का, मतलब x/25 का 10%, इसका 10%। ठीक है बात। तो बचे हुए पैसे का, अरे एक मिनट, ये तो भाई ये थोड़ी बचा हुआ पैसा है। बचा हुआ पैसा क्या है? बचा हुआ पैसा है x माइनस x/25 का 10%। इतने रुपए वो बैंक में जमा कर पाता है। ये लो भाई, इतने रुपए एक स्कूल पैसा है जिसमें से x/25 तो उसने क्या कर दिया भाई? अनाथालय में दान, और उसका 10% वो क्या कर रहा है भाई? जमा कर रहा है। ये बात हो गई। ठीक है, अब बोल रहा है कि अब बताओ कि यदि उसके पास में कि 10,800 रुपए बचे तो टोटल इनकम क्या है? ठीक है बात। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इनको जो है हम लोग इक्वेशन में बना लेते हैं। क्या इक्वेशन में बनाएंगे? तो हम लिखेंगे इस प्रकार, व्यक्ति की बचत, व्यक्ति के पास कितना बच रहा है? तो कुल पैसा था उसके पास x, माइनस कर दिया हमने कितना? जो अनाथालय में गया x-25, माइनस कर देंगे हम लोग क्या? जो वो बैंक में जमा किया। बैंक में कितना जमा किया? तो बैंक में उसने जमा किया x माइनस x/25 इंटू 1/10। देखो मैं इसको 10/100 को 1/10 लिखा हूं, कंफ्यूज नहीं रहना, बराबर। और ये बचत राशि कितनी है? ये बराबर है किसके? 10,800 के। ये मिल गया हमें इक्वेशन, जिसे सॉल्व करके हमको सॉल्यूशन मिल जाना है। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या कुछ मिलेगा भाई? चलिए देखते हैं हमारे पास में क्या क्या है। तो पूरे के बटा में हम लोग लिख देंगे, देखो ये हो जाएगा 250, है ना, ये 25 है। टोटल के बटा में हम लोग लिख देते हैं, टोटल बटा में लिख देते हैं 250। इसके साथ कुछ नहीं, तो ये हो गया हमारे पास में 250x माइनस ये 25 है तो हमको लिखना पड़ेगा यहां पर कितना भाई? 10x माइनस ये क्या हो जाएगा हमारे पास में फिर से 250, सॉरी ये हो जाएगा हमारे पास में 25x, क्योंकि ये 10 अपॉन में रहता है इसके, और ये हो जाएगा माइनस x इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 10800।
चलो भाई ये कैसे आया, पहले हमने ये ब्रैकेट खोला तो ये हो गया x/10, ये हो गया माइनस x/250। अब x को हमने कर दिया क्या 250x, पूरा नीचे में बटा कर रहे हैं 250, इसलिए ये x/250 हो गया कितना 10x/250। और ये हो गया क्या हमारे पास में, ये था x/10, इसलिए इसको लिखा हमने 25x/250। और ये हो गया x/250, इसलिए इसको खाली x रखा हमने। तो क्या बचेगा हमारे पास में, कितना कुछ यहां पर से हटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, देखो ये हो गया हमारे पास में, यहां से हम लिख सकते हैं x बराबर 10800 इंटू 250 अपॉन, मेरे पास जगह कम दिख रहा है यहां पर इस बोर्ड में, है आपके पास जगह ज्यादा नीचे, ठीक है टेंशन नहीं लेना। तो 10,800 गुणा 250 यहां मल्टीप्लाई हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो 250 में 10 गया हो गया 240, फिर 25 गया तो हो गया कितना हमारे पास में 200, ये हो गया हमारे पास में तो ये हो जाएगा हमारे पास में 250 में 10 गया तो 240, फिर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 215। और 215 के बाद, अच्छा एक छोटी सी गलती हुई भाई, यहां पर ये माइनस है, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये प्लस x होगा, ठीक है। तो 250 में 10 गया तो कितना हो गया हमारे पास 240, 240 में फिर 25 गया तो हो गया 215, में एक जोड़ेंगे तो हो गया 216, ये आना चाहिए यहां पर 216, ठीक है। ये प्लस जो है चूंकि यहां भी माइनस है यहां भी माइनस है, इसलिए हो गया क्या ये प्लस, पहले मैं गलत लिख गया था। चलिए अब देखते हैं हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा, आप देखिए ये हो जाएगा हमारे पास सीधे सीधे 108 में 100 और 108 दूनी, ठीक है 108 दूनी 216, सीधे सीधे बात। और ये हो गया कितना हमारे पास 2 एक कम, फिर आ गया कितना 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, अर्थात 12,500। ये होगा उस व्यक्ति का क्या, ये हो जाएगा उस व्यक्ति का कुल आय कितना 12,500, 2 जीरो है यहां पर, ये बिल्कुल आप समझिएगा। उसने पैसा कितना बचाया था 10,800, कुल उसकी आय कितनी थी 12,500। नीचे में आप जो है दोबारा से लिखिएगा इसको कि उस व्यक्ति की कुल आय 12,500 रुपए थी, 12,500 रुपए थी, तभी उसमें से वो उसका 4% जो है अनाथालय में दान कर रहा था, और बचे हुए पैसे से 10% जो है वो कहां जमा कर रहा था भाई, बैंक में, ठीक है बात। तो टोटल जो है आंसर आपका आना चाहिए 12,500। नीचे में लिखिएगा, जैसे कि मैं बताया आपके पास इधर नीचे बहुत जगह है, ठीक है पर्याप्त जगह है, तो बिल्कुल ये बना करके रखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न पूछा गया है इसी में ही, क्वेश्चन नंबर बी, ठीक है। हमारे क्वेश्चन 10 का ए हमने सॉल्व किया, कितना आया था हमारा 12,500। अब बी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है, यदि उनका लघुत्तम समापवर्त है 300 तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये वास्तव में बहुत आसान प्रश्न है, इस प्रश्न के लिए बहुत ज्यादा जगह लगा था बनाने के लिए, इसको बनाने के लिए 3-4 लाइन लगेंगे। क्या देखो, माना कि संख्याएं क्या है हमारे पास में, संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भाई हमारे पास में 3:5, तो माना कि संख्याएं हैं 3x एंड 5x। अगर ऐसा है तो अब 3x 5x है, इसीलिए इसका महत्तम समापवर्त क्या हो जाएगा, इसका महत्तम समापवर्त हो जाएगा हमारा, महत्तम समापवर्त हो जाएगा हमारे पास में x, और एवं प्रश्नानुसार इसका लस अर्थात लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया हुआ है भाई, तो वो दिया हुआ है हमारे पास 300, ठीक है। इसलिए हम जानते हैं कि आपको याद होगा एक छोटा सा फॉर्मूला कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके, गुणनफल बराबर होता है संख्या का मस, मतलब महत्तम समापवर्त गुणा
संख्या का लस लघुत्तम समापवर्त। मैं शॉर्ट में करके लिख दिया, आप थोड़ा सा इसको इधर से स्टार्ट करके लिखिएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है संख्याओं के HCF और संख्याओं के LCM के। ठीक है, महत्तम समापवर्त मतलब बात किसी चल रही भाई, HCF की बात चल रही है और ये बात चल रही है किसकी, LCM की बात चल रही है। तो हमारे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लिस्ट कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करने से संख्याओं का गुणनफल आ जाता है। इसलिए हम लोग लिख देंगे यहां पर 3x इंटू 5x इज इक्वल टू x इंटू 300। सिंपल, आ गया आंसर। क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा 15x स्क्वायर इज इक्वल टू 300x, मतलब कि x इज इक्वल टू हो गया क्या, 300 अपॉन 15, 15 दूनी 30 और ये हो गया 0, x का वैल्यू आ गया कितना, 20। इसलिए इसलिए जो है संख्याएं क्या हो जाएंगी हमारे पास में, आप लिखोगे 3x इज इक्वल टू 60 एंड 5x इज इक्वल टू 100। तो दोनों संख्या क्या है भाई, संख्या हमारे पास 3x और 5x मतलब कि हो गया कितना, 60 और 100। सिंपल, ये जो है आप लिख सकते हो। ठीक है बात। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखो भाई, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है नहीं, दिख रहा है। ठीक है, तो बोला गया है 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3 प्लस 2 माइनस √3 अपॉन 2 प्लस √3 प्लस √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम समझ चुके हैं कि हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तीनों का ही जरूरत पड़ने वाला है। तो थोड़ा सा जो है इसको हम लोग एक काम करेंगे, यहां पर पहले तो लिखेंगे, है ना। मैं कैसे लिखूं, तो ठीक है, चलिए मैं यहां पर लिखता तो हूं पहले, बाद में देखेंगे कि कितना स्पेस ये ले रहा है। तो हम यहां पर लिख देते हैं क्वेश्चन के अनुसार हमारे 2 प्लस √3 अपॉन में हमारा 2 माइनस √3, फिर प्लस में हमारे पास 2 माइनस √3 अपॉन 2 प्लस √3, फिर प्लस में हमारे पास √3 माइनस 1 और यहां है √3 प्लस 1। इसको सॉल्व करना है। अब देखो, अगर ये इक्वेशन इस तरीके से है तो हम कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने की। देखिए यहां पर हम लोग यूज कर सकते हैं किसका, यहां पर हम लोग यूज कर सकते हैं सीधे मैं यहां से स्टार्ट कर लेता हूं कि अगर हम लोग इनका तिर्यक गुणा करें, इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं, ठीक है, इसको तिर्यक गुणा करते हैं इसके साथ। तो तिर्यक गुणा करने से हम यहां पर लिखेंगे कौन कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा हम लोग फॉर्मूला यूज करने वाले हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, और वो हम लोग लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पर a माइनस बी a प्लस बी, और इसलिए हम लोग लिख देंगे यहाँ पर क्या जाएगा हमारे पास में भाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना लिख देते हैं हम लोग, इन्हीं तीनों का यूज होगा इसमें, क्योंकि ये इससे गुणा होगा, हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इससे गुणा हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी a प्लस बी ये हो जाएगा। तो इनका पूरा सीधे मैं अब सॉल्यूशन लिख रहा हूं भाई, है ना। आप जितने आपके पास लाइन है उसके अनुसार आप लोग सॉल्व करते रहिएगा। मैं यहां पर थोड़ा शॉर्ट करता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तिर्यक गुणा, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा 2ab 2 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 4, ये हो गया 4√3, ठीक है। फिर प्लस इन दोनों के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर से हमारे पास में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये लो भाई माइनस 2ab आ गया। साथ ही साथ में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो हो गया 4 माइनस बी स्क्वायर हो गया कितना हमारे पास में 3, माइनस बी स्क्वायर हो गया कितना 3। चलो इसे साइड में रखते हैं हम लोग, √3 माइनस 1 और ये हो गया √3 प्लस 1। जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या पहुंचा, तो ये तो हो गया कैंसल आउट, ये हो गया 4 3 7 4 3 7 14 अपॉन 1 प्लस √3 माइनस 1,
ये हो गया √3+1। अब इसका क्या जुगाड़ फंसाया जाए? ठीक है, ऐसा करते हैं कि इसको जो है टोटल तिर्यक गुणा कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 14√3 प्लस 14 प्लस √3 माइनस 1 पूरे के अपॉन में आ जाएगा हमारा √3+1। चलिए इसको लिख देंगे हम लोग, क्या लिख देंगे? ये हो गया हमारा 14√3 और ये √3 तो हो गया कितना हमारा 15√3 और प्लस 14 माइनस 1 मतलब हो गया हमारा +13। अपॉन में लिख देंगे हम लोग √3+1। अब देखो इससे ज्यादा सॉल्व तो ये हो नहीं पाएगा ऐसा, लेकिन हम कभी भी नीचे में रूट को नहीं छोड़ते हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम यहां पर गुणा कर देंगे किसका, √3-1 अपॉन √3-1। ये हम लोग अब यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं इसका क्या आंसर आने वाला है। तो देखो ये क्या है, √3+1 √3-1 गुणा करेंगे a माइनस बी a प्लस बी क्या हो जाएगा a², मतलब √3 का स्क्वायर हो गया 3 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब हो गया 1। अब इसको बहुत ध्यान से करना, देखो ये एक ब्रैकेट है और ये एक दूसरा ब्रैकेट है, ब्रैकेट ओपन करेंगे 15√3 इंटू √3, तो √3 मल्टीप्लाई होकर के हो गया 3 और 15 दिया हो गया कितना 45, हमने लिखा सीधे 45 माइनस 15√3 का -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 15√3। अब ये हो गया क्या हमारा 13 प्लस 13 इंटू √3 तो हो गया 13√3, फिर ये आ गया -13। हम आगे के लिए बगल का स्पेस यूज कर रहे हैं, आप जो है अपने हिसाब से देखना, नीचे यूज कर लेना तो भी ठीक है। क्या क्या बचेगा हमारे पास में, देखो 45 में से 13 चला गया, कितना बच गया हमारे पास में 45 ऋण 13 है ना, तो ये हो गया कितना 2 और 1 हो गया, तो आ गया कितना हमारे पास में 3 32 -15 है प्लस 13 है, तो हम लिख सकते हैं क्या यहाँ पर -2√3, इसलिए नीचे हम लोग के पास आ गया क्या 3 माइनस 1 मतलब कि 2, तो हम लिख सकते हैं यहां पर कितना 2 में से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हो गया 16 दूनी 32 √3। ये आ गया हमारा वांछित उत्तर। ठीक है भाई, हमने जब सॉल्व किया किसको, हमने सॉल्व किया 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3 प्लस 2 माइनस √3 अपॉन 2 प्लस √3 प्लस √3-1 अपॉन √3+1, तो हमें सॉल्यूशन मिलता है क्या 16 माइनस √3। कुछ नहीं, बड़ा सा ये दिख रहा है ऐसा बड़ा सा चेहरा, लेकिन इसमें ये 3 ही फॉर्मूला है जो यूज करना है, आपको बकायदा बताना है सूत्र के प्रयोग से, यहां पर हेडिंग लिख देना सूत्र के प्रयोग से, इन सूत्रों के प्रयोग से हम लोग इस तरीके से इसको सॉल्व किए हैं, आंसर आया हमारा 16√3। ठीक है, इस तरीके से लिखना बहुत जरूरी होता है। चलिए भाई अगले प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग। तो बोला गया है अगला प्रश्न, एक प्रश्न बड़ा तो एक प्रश्न छोटा, ऐसा करके दिया गया है ना। 50 लोगों के समूह में 34 हिंदी 25 अंग्रेजी तथा सभी लोग कम से कम एक भाषा बोल सकते हैं, कितने लोग हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषा बोलते हैं। अब कम से कम एक भाषा तो सब बोल ही सकते हैं 50 लोगों के समूह में, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि माना कि दोनों भाषा बोलने वाले कितने हो गए हमारे पास में, मान लेते हैं कि x हैं। अगर ऐसा है तो सिर्फ हिंदी बोलने वाले कितने होंगे, चलो इसको थोड़ा सा ऐसा पाई चार्ट से समझते हैं। ठीक है, हम ये बताना चाह रहे हैं कि माना कि दोनों भाषा बोलने वाले x हैं, ये है क्या हिंदी बोलने वाले लोग, और ये कौन है भाई, ये है अंग्रेजी बोलने वाले लोग। अब 50 लोग कुछ ना कुछ तो बोलते ही हैं, ये बोल रहा है, तो अगर दोनों भाषा बोलते हैं x लोग, 34 लोग हिंदी बोलते हैं, तो सिर्फ हिंदी वाले कितने हो जाएंगे, ओनली हिंदी। हम लिख सकते हैं यहां पर सिर्फ हिंदी, देखो हिंदी इंग्लिश में कॉमन तो x है, तो सिर्फ हिंदी बोलने वाले हो जाएंगे हमारे पास 34 माइनस x, और वैसे ही सिर्फ अंग्रेजी वाले कितने हो जाएंगे हमारे पास
तो सिर्फ अंग्रेजी वाले हो जाएंगे हमारे पास में, क्या लिखेंगे हम लोग 25 माइनस एक्स, सिंपल। और बोला गया है कि ये 50 लोग हैं, तो हम लिख सकते हैं यहां पर अतः प्रश्नानुसार हम लिख सकते हैं यहां पर, चाहो तो आप इसको थ्योरी फॉर्म में भी लिखो कि दोनों भाषा बोलने वाले यदि एक्स हैं तो सिर्फ हिंदी बोलने वाले 34 ऋण एक्स, सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले 25 ऋण एक्स, और कुल लोगों की संख्या चूंकि 50 है तो हम लोग लिख सकते हैं क्या 34 माइनस एक्स प्लस 25 माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 50। इन सबको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, इनको और इनको जोड़ने पर होने चाहिए 50 व्यक्ति। तो ये हो गया हमारे पास में, ये तो कैंसिल हो गया। फिर क्या आ गया हमारे पास में 34 और 25, मतलब ये हो गया हमारे पास में 5 4 9, 3 2 5 माइनस x इज इक्वल टू 50। जब हम इसको पक्षांतरित करेंगे तो मिलेगा x इज इक्वल टू 59 माइनस 50, मतलब x का वैल्यू आ गया कितना 9। तो बिल्कुल आप लिख सकते हो क्या यहां पर, अतः 9 लोग या 9 व्यक्ति हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषा बोलते हैं, क्या बोला है, हाँ बोलते हैं। तो चलो लिख देते हैं यहां पर दोनों भाषा बोलते हैं, ठीक है बात। इस तरीके से आप इसको जो है हाईलाइट कर सकते हो क्या, कि 9 लोग हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा बोलते हैं। ऐसा थोड़ा सा पाई चार्ट टाइप का ही बना के लिख दो, या आप चाहो तो थ्योरी लिख दो, जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन ये इक्वेशन आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। देखो कि ये 4-5 लाइन का था और उससे पूर्व वाला थोड़ा सा बड़ा ज्यादा स्पेस ले रहा था, उसी के अनुसार जो है स्पेस यहाँ पर आपको दिया गया है। आइए चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। और अंतिम प्रश्न आप जानते हैं ये 2 प्रश्नों को मिलाकर के बनाया जाता है। यहां पर जो है पहला प्रश्न बोला गया है कि एक पेटी में 12 गेंदें हैं जिनमें से x गेंदें काली हैं। यदि इनमें से एक गेंद यादृच्छिया निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। वैसे एक चीज बता रहा हूं आपको कि इस पेपर में जो है ना, इसको सॉल्व करना ज्यादा आसान था, ठीक है। चलो देखते हैं कि कैसे आसान था, क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, समझते हैं। यहां पर 12 गेंद है और x काली गेंद है, तो काली गेंद निकालने की प्रायिकता, खैर इसके लिए तो अब मुझे डेफिनेटली इधर का स्पेस यूज करना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन पेपर ले आऊं, चलो ठीक है। ये आप लोग जो है यहां से क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे, अपने साथ पेपर को रखेंगे, है ना, क्योंकि अब इसमें पॉसिबल नहीं है। मैं यहां पर बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो प्रायिकता क्या होता है भाई, प्रायिकता क्या होती है हमारे पास में, हमने पहले भी वैसे इसका यूज किया हुआ है। हम लिख देंगे यहां पर प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या या वांछित संभावनाओं की संख्या, जैसा भी आप लिखो, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, यही तो लिखना है। और अनुकूल परिणाम कितने हैं, तो प्रश्नानुसार हमें क्या बताया गया है, प्रश्नानुसार हमें क्या बताया गया है कि काली गेंद की प्रायिकता निकालना है। तो बोला गया प्रश्नानुसार काली गेंदें कितनी है हमारे पास, काली गेंद है हमारे पास में x, बोला गया प्रश्न में ही। और कुल गेंद हमारे पास बताए गए हैं, कुल गेंद बताए गए हैं हमारे पास, कितने बताए गए हैं भाई, प्रश्न में बोला गया है 12, कुल गेंद है 12। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे, इसलिए काली गेंद की प्रायिकता, काली गेंद की प्रायिकता हो जाएगी कितनी, काली गेंद की प्रायिकता बराबर हम लोग लिखेंगे यहां पर सीधे x बटे 12। बस यही था हमारा सॉल्यूशन ए, ठीक है। इसी में 4 नंबर मिलते, मात्र इतना ही लिखने से, ठीक है बात। अब क्वेश्चन बी क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन बी में फिर जैसा बताया गया है कि इसमें नई गेंद जो है डाली जा रही कितनी, 6।
तब काली गेंद निकालने की प्रायिकता दुगनी हो जाती है। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार नई 6 गेंदें, नई 6 काली गेंद डालने पर कुल काली गेंद कितनी हो जाएगी भाई? कुल काली गेंद x+6, ठीक है। तब कुल गेंद कितनी हो जाएगी हमारे पास? तो 12 धन 6 बराबर हो जाएगा कितना? टोटल 18। पहले 12 गेंद थे, अब 6 काली गेंद डाले हैं, हो गए कितने? 18। तब प्रायिकता कितनी हो जाएगी? तब प्रायिकता हो जाएगी कितनी हमारी? ये हो जाएगी x+6/18, x+6/18। लेकिन बोला गया है कि ये जो प्रायिकता है वो जो पहले प्रायिकता आई थी उसकी दुगनी है। प्रश्नानुसार जो नई प्रायिकता है हमारे पास x+6/18 ये जो है ये इसके दुगनी है, मतलब ये हो जाएगा क्या? 2x/12। ये देखो 2x/12 ये हमको मिल गया कि पहले जो काली गेंद निकालने की प्रायिकता थी वो दुगनी। तो यहां से अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्या कुछ मिल जाएगा हमें? यहां पर देखते हैं क्या मिलेगा भाई। ये हो जाएगा हमारे पास 2 छक्के 12, तो ये हो गया x/6। यहां से इसको सॉल्व करेंगे, ये 18 ऊपर लेकर के चले जाते हैं, ये हमने लिखा x/6। तो ये हम लोग लिख सकते हैं x+6 = 18x/6, जिसको हम लोग लिखेंगे 6 तिया 18 मतलब 3x। मतलब यहां से इक्वेशन हम लोग लिख देंगे क्या? x - 3x = -6, माइनस इधर और ये इधर, प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा क्या हमारे पास में? 2x = 6 मतलब x = हो गया क्या? 3। यही x = जो 3 है हमको यही निकालना था। काली गेंदों की संख्या जो पहले प्रश्न में काली गेंद जो x दिया हुआ था उसका वैल्यू निकालना था। तो यहीं पर आप नीचे में एक लाइन लिखिएगा, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा हूं, आप बिल्कुल यहां लिखिएगा कि अतः जो काली गेंद जो हमने x मान रखा था, x दिया हुआ था, काली गेंदों की संख्या कितनी है भाई? 3 है। काली गेंदों की संख्या कितनी है भाई? 3। मात्र इतना सॉल्व करने से आपको 10 मार्क्स मिल रहे थे। कितने मार्क्स मिल रहे थे? 10 मार्क्स मिल रहे थे, क्योंकि यहां पर जो है देखो, यहां पर सॉल्यूशन में टाइम नहीं लग रहा है, इस बात को सोचने में आपको टाइम लग रहा है तो बहुत आसान क्वेश्चन। तो यहां पर पहला हमने निकाल दिया क्या? काली गेंद की प्रायिकता हमने निकाली थी, अंडरलाइन कर लेंगे इसको भी कि भैया यहां पे 4 नंबर हमको दे दो। और उसके बाद फिर हम लोगों ने जैसा प्रश्न बोला था कि नई प्रायिकता x+6/18 = इसका जस्ट दुगना हमने किया, तो x का वैल्यू कितना आ गया भैया? 3। नीचे हमने लिख दिया अतः काली गेंदों की संख्या 3 है। काली गेंदों की संख्या 3 है, ये हमको निकालना था। यहां पर देखिए x का मान ज्ञात कीजिए बोला था, हमने निकाल दिया। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, भास्कराचार्य जी के रचनाओं के नाम बोला। भाई भास्कराचार्य जी के रचनाओं के नाम ये तो बहुत आसानी से आप लोग सब जानते ही हो। क्या क्या बोलोगे? एक तो यहाँ पर देखो कितने नंबर ये जो है यहाँ पर नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन में आपके लिखा हुआ था 2 नंबर में और 4 नंबर भी दिया हुआ था। तो 2 नंबर में भास्कराचार्य जी के रचनाओं के नाम बोला, आप लिखोगे पहला तो लीलावती। क्या लिखोगे भाई? लीलावती। मैं यहाँ पर हल्का हल्का लिख देता हूं, क्या क्या नाम लिखोगे? आप लिखोगे यहाँ पर लीलावती लिख दोगे, ये लो भाई लीलावती, इन्हीं की रचना है। एक लिखोगे आप सिद्धांत शिरोमणि, सिद्धांत शिरोमणि, और एक लिखोगे आप बीजगणितम, एक लिखोगे आप बीजगणितम। ठीक है, जगह बचाने के लिए मैं ऐसे यहां पर लिख दे रहा हूं, आप प्रॉपर लिखना। तो क्या लिखोगे यहां पर? प्रॉपर तरीके से आप लिखेंगे भाई, पहला है ना, इसका पहले का आंसर ए का आंसर करके आप लिखोगे भास्कराचार्य जी की रचनाएं, पहला लीलावती, दूसरा सिद्धांत शिरोमणि, तीसरा बीजगणितम, ऐसा लिखेंगे आप। ठीक है,
फिर अगला क्या है हमारे पास, रामानुज अंक क्या है। रामानुज अंक क्या है भाई रामानुज अंक। इसके लिए एक कहानी है, हार्डे रामानुज अंक इसको कहा जाता है। यदि कभी आप वो कहानी सुनोगे तो ठीक है, सुने होगे तो, अभी मैं नहीं बताऊंगा वो कहानी। ये टैक्सी नंबर 1729 कहलाता है। तो टैक्सी के नंबर को देख करके ये चीज जो है इनको सूझा था 1729। ये खास बात क्या है, रामानुज अंक की खास बात क्या है कि ये वो सबसे छोटी से छोटी अंक है, सबसे छोटी अंक है जिसको 2 क्यूब के योग के बराबर लिखा जा सकता है। आप गौर करोगे इसमें तो आपको दिखाई देगा कि ये जो 1729 लिखा हुआ है ना, इसको आप लिख सकते हो 1 का क्यूब प्लस 12 के क्यूब के बराबर। ठीक है, 12 का क्यूब के फॉर्म में इसको लिख सकते हो, क्योंकि 12 का क्यूब कितना होता है 1728। तो 1728 प्लस 1 इज इक्वल टू 1729। या तो आप इसको लिख सकते हो 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब के फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्योंकि 9 का क्यूब क्या होता है 729। तो 729 और 1000 ये भी हो गया कितना हमारे पास में ये। तो ये 1729 ही रामानुज अंक है, यही आपको लिखना था। और अगर आप इसको इस तरीके से लिख दो कि ये 2 क्यूबों के 2 अलग अलग क्यूब के योग के रूप में लिखा जा सकता है, वही इसकी विशेष बात है, तब तो और अच्छी बात है। 2 नंबर पूछा था, आप 1729 लिखेंगे। परिमेय संख्या को परिभाषित कीजिए बोला है। परिमेय संख्या कैसे परिभाषित करेंगे कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम ऐसी कोई भी 2 संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सके, जहां पर p और q दोनों पूर्णांक हो और q 0 के बराबर ना हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ऐसा आप लिख सकते हो भाई। ठीक है बात, क्या लिखेंगे हम लोग कि जहां जिसे हम लोग p अपॉन q के फॉर्म में लिख सके, p q दोनों इंटीजर हो और q इज इक्वल टू नॉट 0 हो, तब हम उसको बोलते हैं क्या, रैशनल नंबर। ठीक है बात, ऐसा करके आप इसको लिख सकते हो। चलो इसके बाद में जो है इसी में अंतिम प्रश्न हम लोग देखते हैं। बोला गया है कि 1000 रुपए पर मासिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपए है, तो उसी राशि का उसी ब्याज दर से 5 वर्ष का ब्याज क्या होगा। आप देखेंगे यहां पर दिया गया है करके, हम लोग पहले तो नोट कर लें भाई। दिया गया है, 1 मिनट, जगह का जरूरत पड़ जाएगा हमें, थोड़ा ऊपर उठा लेते हैं। उठ जा बाबा। हाँ चलो, तो दिया गया है, क्या क्या दिया गया है भाई, दिया गया है क्या, मूलधन। आप हिंदी में ऐसा पूरा मूलधन लिख लेना। मूलधन दिया गया है 1000 रुपए। ठीक है, फिर उसके बाद दिया गया है साधारण ब्याज, मैं लिख दे रहा हूं सीधे एसआई। आप साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट करके लिखना। क्या दिया हुआ है 100 रुपए। ठीक, साधारण ब्याज दे दिया 100 रुपए। ठीक है, फिर बोला गया है 2 वर्ष का साधारण ब्याज। ठीक, टाइम दिया हुआ है हमारे पास में, समय 2 वर्ष। क्या निकालना है हमको, हमें निकालना है आर, ये नहीं दिया हुआ है। साथ में बोल रहा है तो उसी राशि का उसी ब्याज की दर से 5 वर्ष का ब्याज क्या होगा। यदि R कॉमन रहे तो T1 हमारा क्या है भाई 2 वर्ष, हमको T2 अगर 5 वर्ष दिया है, तो इस कंडीशन में SI क्या होगा ये निकालना है। एक साथ 2 बातें जो है पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि सिंपली यहां पर बना लेंगे, हम जानते हैं कि आप लोग पूरा लिखेंगे क्या, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बराबर 100। ठीक है, लिख देते हैं एसआई इज इक्वल टू पीआरटी अपॉन 100। एसआई कितना दिया है भैया 100 रुपए, बराबर पी 1000, आर निकालना है, टाइम दिया हुआ है 2 बटे 100। क्या बच गया हमारे पास, आर हो जाएगा यहां पर, कट गया 20 बटे 100, मतलब आ गया कितना 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया हमारा 5%। अब बोला है कि इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से, मतलब अगर हम लोग ले लेते हैं क्या 5% हमारा जब आंसर आ चुका है, तब की स्थिति में साधारण ब्याज क्या होगा। तो हम लिखेंगे फिर से वही, साधारण ब्याज बराबर 1000 गुणा, अब समय लेना है कितना हमको 5 वर्ष बटे 5, सॉरी गुणा 5 बटे
100। ठीक है, ये हमने R निकाला, वो 5 हमने लिखा। समय दोबारा क्या दिया हुआ है? 5 वर्ष, क्योंकि बोला क्या है? बोला है उसी राशि का उसी ब्याज की दर से 5 वर्ष का ब्याज, उसी राशि का उसी ब्याज की दर से 5 वर्ष का ब्याज क्या होगा? तो हम लोग लिखेंगे एसआई सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा कितना हमारा, ये कट गए हमारे 5 पंजे 25, तो आ गया कितना? 250 रुपए। 5 वर्ष के लिए उसका साधारण ब्याज 250 रुपए होगा, ऐसा करके आपको लिख देना है। देखो कितना आसान सा प्रश्न है ये। कितने नंबर के लिए था? 4 नंबर के लिए। तो 2-2 के 3 प्रश्न हो गए हमारे 6 और ये 4 नंबर हो गया कितना हमारे पास में टोटल। बढ़िया सा ये हमारे 50 अंक का पेपर, और बहुत आसान पेपर था, बहुत आसानी से आप लोगों ने बनाया भी होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। ठीक है बात? तो चलिए भाई, जितने लोग से अगर कोई प्रश्न नहीं बना है तो यहां से देख करके आप समझ जाएंगे। ये पूरा मॉडल आंसर जो है आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके टेलीग्राम ग्रुप में जो है डाल दिया गया है, वहां से आप देखेंगे। ठीक है बात? चलिए।